हाँ कुछ डाइकॉट लिखे हैं, एमरेंथस और चीनोपोडियम, ये दोनों साग है, यूपी बिहार में खूब लोग खाते हैं। चीनोपोडियम है बथुआ और एमरेंथस है चौलाई। चौलाई का भी साग बनता है, किसी ने खाया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या किसी पौधे को बाहर से देख के बता सकते हो C4 है या C3? मतलब कितना झमेला है। इससे अच्छा तो C3 थे। CO2 आया, रुबिस्को ने लिया, चल पड़ी केल्विन साइकिल। यहाँ इतना कुछ होने के बाद रुबिस्को को CO2 मिला है। मतलब पहले CO2 को पेप्केज ने फिक्स किया, फिर उसी CO2 को रुबिस्को फिक्स करेगा, तब केल्विन साइकिल चालू। अरे जब NADPH बन ही नहीं रहा तो केल्विन कैसे चला रहे हो? केल्विन साइकिल के लिए NADPH और ATP दोनों चाहिए ना, तो ATP तो बना लिया इसने, NADPH तो बना ही नहीं रहा, केल्विन साइकिल कैसे चलाओगे? बस एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था, कैम प्लांट आर अडॉप्टेड फॉर, आंसर क्या था? वाटर कंजर्वेशन, आउट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से केल्विन साइकिल पढ़ी क्या? अगर किसी लाइन ने तकलीफ दी हो तो बताओ, तो बता दो, नहीं लगी तो फिर आगे बढ़ते हैं। केल्विन साइकिल को ऐसे तैयार करना है, एक CO2 से जब साइकिल चलाते हैं तो 2 मॉलिक्यूल PGA के बनते हैं, फिर उसे 2 ATP 2 NADPH देकर रिड्यूस करवाते हैं तो 2 पागल बन जाते हैं। एक CO2 से 2 PGA बनते हैं, फिर उसको 2 ATP 2 NADPH देकर रिड्यूस कराते हैं तो 2 पागल बनते हैं। लेकिन ग्लूकोज 6 CO2 से बनेगा, तो जब 6 CO2 से करते तो 12 पागल होते हैं। अब सिंपल रखो, ध्यान देना भाई, 12 पागल में से सीधा बोलो 2 पागल से बन गया ग्लूकोज, कहानी खत्म। 12 पागल में से 2 ग्लूकोज से बन गया 1 ग्लूकोज, और जो 10 पागल है उनसे रीजनरेट हो गया 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP, कहानी खत्म। सिंपल हो गया। एक CO2 से 2 PGA बने, 2 ATP 2 NADPH देकर 2 पागल बन गए। जब 6 साइकिल चलाए तो 12 पागल हो गए, 2 पागल से ग्लूकोज बना, और 10 पागल जो बचे उनसे सीधा 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP रीजनरेट हुआ, 6 ATP बीच में खर्च हुआ। सही है। एनसीईआरटी से केल्विन साइकिल पढ़ी, तब समझ में आ गया। कोई लाइन ऐसी नहीं है जो फंस रही हो, पक्का C4 करें। अच्छा, it is probably to meet the difference in number of ATP and NADPH used in dark reaction that cyclic phosphorylation take place। बस इसी लाइन के पूछ रहा था, ये ना बोलते तो फिर ना बताता मैं। अब तूने हाथ उठाया तो अब बता देता हूं। देखो भाई, उस लाइन को लोग पढ़ के निकल जाते हैं, हवा भी नहीं लगती, बहुत गहरी लाइन है वो। पेज नंबर 218 में, पुरानी एनसीईआरटी में पेज नंबर 218 और नई एनसीईआरटी में 145, ऊपर से दूसरी तीसरी और चौथी लाइन। कितनी गहरी है ये लाइन, ये समझ लो आगे, फिर C4 पाथवे समझाता हूं। सभी अलर्ट रहेंगे और ध्यान से देखेंगे। देखो जरा, एक ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए, फॉर 1 ग्लूकोज प्रोडक्शन बाय केल्विन साइकिल, जब एक ग्लूकोज बनाते हैं केल्विन साइकिल से तो 12 मॉलिक्यूल NADPH+ और 18 ATP की जरूरत होती है। 18 ATP की जरूरत होती है। देखो, ATP बनाने के लिए तो 2 रास्ते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक EDS। लेकिन ये जो 12 NADPH है, इनको बनाने का एक ही रास्ता है, वो है नॉन साइक्लिक EDS। यही रास्ता है। तो सुनो, ये 12 NADPH बनाने का एक ही रास्ता है, नॉन साइक्लिक EDS। तो देखो, जब प्रोडक्शन होता है 1 मॉलिक्यूल NADPH+ का बाय नॉन साइक्लिक EDS, जब एक NADPH बनता है बाय नॉन साइक्लिक EDS, तो ल्यूमेन में 4 H+ इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं थाइलेकॉइड ल्यूमेन में। 2 H+ पानी के टूटने से और 2 H+ प्रोटॉन पंप से हुआ था ये। तो जितनी देर में 12 मॉलिक्यूल NADPH बनेंगे, कितने H+ इकट्ठे हो जाएंगे? 48 H+ इकट्ठे हो जाएंगे। क्या ये क्लियर है? अच्छा, जब हर एक 4 H+ बैक टू स्ट्रोमा जाता है
एक एटीपी बनता है, 4H प्लस बैक टू स्ट्रोमा जाता है तो एक एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो 48H प्लस जब बैक टू स्ट्रोमा जाएंगे तो 48/4 12 एटीपी सिंथेसाइज हो गई। एटीपी कितनी चाहिए? 18 बनी कितनी? 12। मतलब ये 12 एनएडीपीएच बनते बनते नॉन साइक्लिक ईटीएस ने 12 एटीपी भी बना दी। कितनी एटीपी कम रह गई? 6। तो ये जो एडिशनल एटीपी कम पड़ गई उसके लिए साइक्लिक ईटीएस होता है। फॉर एडिशनल एटीपी रिक्वायर्ड साइक्लिक ईटीएस होता है। ये जो 6 एटीपी कम पड़ गई इसके लिए साइक्लिक ईटीएस होता है। अभी एनसीईआरटी की लाइन तक नहीं पहुंचे हैं हम। अब सुनो, एनसीईआरटी कहती है अगर एनएडीपीएच और एटीपी दोनों की रिक्वायरमेंट का नंबर सेम होता, अगर एनएडीपीएच और एटीपी दोनों 12-12 चाहिए होता, डिफरेंस ना होता इन नंबर ऑफ एटीपी एनएडीपीएच, दोनों बराबर चाहिए होते 12-12, तो 12 एनएडीपीएच नॉन साइक्लिक से जितनी देर में बनते उतनी देर में 12 एटीपी भी नॉन साइक्लिक से बन जाता, तो साइक्लिक चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो साइक्लिक क्यों चलाना पड़ रहा है? क्योंकि एनएडीपीएस तो 12 ही चाहिए लेकिन एटीपी जो है वो 12 नहीं 12 से ज्यादा चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है एनएडीपीएच एटीपी में, ये ज्यादा जो एटीपी 6 ज्यादा एटीपी चाहिए उसके लिए साइक्लिक चलाते हैं। अब पढ़ लो लाइन को, एनसीईआरटी में ही लिखना ये लाइन, जो भी एक्सप्लेनेशन। बात समझ में आ गए? इतनी गहरी लाइन थी, अब तो पढ़ के निकल गए कि हाँ होता है साइक्लिक। ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको, एनसीईआरटी में ही लिखना इसको। अब फिर आओ कॉपी में पढ़ते हैं। पिछली क्लास में एक साइकिल दी थी, आज फिर से एक साइकिल। हाँ, कौन सा आ जाएगा ना? छोटा छोटा करके लिखो, क्या है ऊपर छत में, कुछ सीधा लिखो कुछ तिरछा लिख दो, क्या है जहां लिखना है वो, फिर वो लाइन लाइन भी लिखना पड़ेगा ना। ठीक है ना? लिख लो इसको। एनसीईआरटी को बिल्कुल बारीकी से पढ़े। तो अगर एनएडीपीएच और एटीपी का रिक्वायरमेंट का जो नंबर है 12-12 होता, दोनों सेम होते, डिफरेंस ना होता, तो साइक्लिक चलाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, हेडिंग है ये C4 पाथवे। हाँ, एनएडीपीएच एटीपी की बात हो रही है। लिख लो फटाफट लिख लो, है ना? लिख लिया क्या? लिख लो फटाफट जल्दी से। हम्म।
हो गया भाई? चलो आ जाओ, C4 पाथवे पढ़ते हैं, है ना? हाँ? कोई नहीं, देखो अभी देख लो, तब पता चल जाएगा। देखो भाई, ये जो C4 प्लांट्स होते हैं, दो साइंटिस्ट थे, कॉर्डसैक और हार्ट, जो कि नाम मैंने नहीं लिखा है बोर्ड में, याद नहीं करना है इसलिए। कॉर्डसैक और हार्ट ने पहली बार बताया था कि जो गन्ने की पत्ती होती है ना, शुगर केन लीफ, इनमें पहला प्रोडक्ट जो है ना 3 कार्बन का नहीं होता, पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एस्टेट। कॉर्डसैक और हार्ट ने बताया। फिर बाद में इसे डिटेल में स्टडी किया हैच और स्लैक ने, और शुगर केन और मेज की लीव्स में डार्क रिएक्शन के लिए पूरा पाथवे बनाया। इस पाथवे का पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन का एसिड है ये। क्योंकि पहले प्रोडक्ट में 4 कार्बन है इसलिए C4 पाथवे। क्योंकि हैच और स्लैक ने डिटेल में पढ़ा इसलिए हैच एंड स्लैक पाथवे। दूसरी बात देखो, मैंने यहां पर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया, ना बनाओ आप, ना याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये दिखाने के लिए बनाया है कि पहले स्टेबल प्रोडक्ट में 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसीलिए इस पाथवे का नाम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे क्रेब्स साइकिल का पहला प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड और उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए उसका नाम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहां पर पहले प्रोडक्ट में 2 COH है, इसलिए इसका नाम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और अभी थोड़ी देर में देखना, इस पाथवे में कॉपरेशन की जरूरत होगी 2 सेल की, मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, इसलिए इसे क्या बोला? कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। एक और नाम दिया है, क्या क्या होता है, रुबिस्को के पास जब O2 ज्यादा हो जाता है ना, तो रुबिस्को केल्विन साइकिल की जगह क्या करने लगता है? फोटो रेस्पिरेशन। तो इस प्लांट में क्या करते हैं, जहां पर रुबिस्को कहां है वहां पर CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं ताकि रुबिस्को फोटो रेस्पिरेशन ना करे, इसीलिए इसका नाम दिया है CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला मैकेनिज्म। जहां रुबिस्को काम करेगा वहां CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। कैसे होगा ये नाम दोबारा जस्टिफाई करूंगा। देखो, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, डाइनोफ्लाइजिलेट है, डायटम है, यूग्लिनॉइड्स है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तक सारे पौधे C3 है। जिम्नोस्पर्म तक सारे पौधे C3 है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक जिम्नोस्पर्म होता है वेल्विस्चिया, एनसीईआरटी में नाम आएगा इसका प्लांट के नाम में, वो अकेला जिम्नोस्पर्म है जो कैम प्लांट है, C4 कोई नहीं है। तो वेल्विस्चिया नाम के जिम्नोस्पर्म को छोड़कर जिम्नोस्पर्म तक सारे पौधे C3 प्लांट है। ये जो C4 कैम प्लांट है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म के टाइप है। तो एंजियोस्पर्म में मिलेगा C4 पाथवे, एंड मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट होंगे मोनोकॉट, कुछ होंगे डाइकॉट। ध्यान इधर, मोनोकॉट में पहला है ग्रामिनी या पोएसी फैमिली, जिसका एग्जांपल मैंने SMS दिया है, शुगरकेन, मेज, सोरघम। डाइकॉट दूसरा एग्जांपल दिया साइप्रेसी फैमिली, जिसका नाम है साइप्रस। साइप्रस भी मोनोकॉट है और C4 प्लांट है। क्या मैं बोल सकता हूं ऑल प्लांट्स ऑफ पोएसी फैमिली आर C4 प्लांट? नहीं बोल सकता। पिछली क्लास में मैंने राइस, व्हीट, ओट, बार्ली बताया था, C3 प्लांट, वो भी पोएसी फैमिली के ही मेंबर हैं। समझ गए मेरी बात? अच्छा, हाँ, कुछ डाइकॉट लिखे हैं, एमरेंथस और चीनोपोडियम, ये दोनों साग हैं, यूपी बिहार में खूब लोग खाते हैं। चीनोपोडियम है बथुआ और एमरेंथस है चौलाई। चौलाई, चौलाई का भी साग बनता है, किसी ने खाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये दोनों डाइकॉट हैं और C4 प्लांट है, सही है। अच्छा, C3 प्लांट जनरली टेम्परेट एरिया में मिलते हैं, ये जनरली ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं, और ये 30 से 40 डिग्री पर अच्छी फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनसीईआरटी डेटा है ये। C3 प्लांट अच्छी फोटोसिंथेसिस 20 से 25 डिग्री पर करता है, ये 30 से 40 डिग्री। अब C4 प्लांट कुछ चीजों के लिए अडॉप्टेड है। किन किन चीजों के लिए अडॉप्टेड है, ध्यान से सुनना। 6 बताऊंगा जिसमें से 3-4 एनसीईआरटी में भी है। पहला, दे आर अडॉप्टेड फॉर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, क्वेश्चन ये भी आ सकता है C4 प्लांट कहां मिलते हैं, वेट ट्रॉपिकल एरिया या ड्राई ट्रॉपिकल एरिया? तभी तो बोला हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए अडॉप्टेड है ये।
लो वाटर अवेलेबिलिटी हो, पानी कम मिल रहा हो तो भी ग्रो कर लेते हैं, हाई सैलिनिटी हो, सॉल्ट ज्यादा हो तो भी जिंदा रह लेते हैं। तीन हो गए, तीन और बोल रहा हूं। दे आर अडाप्टेड फॉर हाई टेम्परेचर, 30 से 40 डिग्री पर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पर। क्यों? कारण भी बताऊंगा इसका, तीन जो अब बता रहा हूं ना उनके कारण भी बताऊंगा। C4 प्लांट में दो एंजाइम होती हैं, एक होता है पेप्केज एंजाइम, एक पीपीडी के एंजाइम, पढ़ेंगे दोनों एंजाइम के बारे में। ये दोनों एंजाइम वर्क करती हैं मोर एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। तो C4 प्लांट के पास ये दोनों एंजाइम है और ये दोनों हाई टेम्परेचर पर ही अच्छा काम करते हैं, इसीलिए C4 प्लांट हाई टेम्परेचर पर अच्छी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सही है। दे आर अडॉप्टेड फॉर लो CO2 कंसंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में अगर CO2 कम है ना तो भी नहीं कोई दिक्कत नहीं, इनके पास एक ऐसी एंजाइम है जो एटमॉस्फेयर से CO2 की आखिरी बूंद तक निचोड़ के इनको दे देगी। ऐसी एंजाइम है इनके पास, पेप्केज। पेप्केज जो एंजाइम है, इट हैज हायर एफिनिटी फॉर CO2 देन रुबिस्को। रुबिस्को के पास हायर एफिनिटी होती है CO2 के लिए, इसके पास रुबिस्को से भी ज्यादा एफिनिटी है CO2 के लिए। सही है। दे आर अडॉप्टेड फॉर हाई लाइट इंटेंसिटी, एनसीईआरटी है ये। हाई लाइट इंटेंसिटी, ट्रॉपिकल एरिया में तो खूब लाइट मिलती है, तो हाई लाइट इंटेंसिटी पर भी ये अच्छे से ग्रो कर लेते हैं। कैसे ग्रो कर पाते हैं, रीजन समझो, असर्शन रीजन के फॉर्म में आ सकता है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि C4 प्लांट में ना क्रेंज एनाटॉमी होती है सेल की। सेल्स ना रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। देखो ये एक रिंग है सेल की, फिर इसके बाद दूसरी रिंग सेल की, इसके बाद तीसरी रिंग। तो आपको नहीं लग रहा रिंग के अंदर रिंग के अंदर रिंग, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट। रिंग के अंदर रिंग के अंदर रिंग सेल अरेंज है, इसे क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ सेल। इसके कारण ये हाई लाइट इंटेंसिटी पर भी अच्छा ग्रो कर लेते हैं। कैसे? सुनो, अगर अगर ये डायग्राम को यहां से काटो जरा, सेल को फ्लैट अरेंज करो, रिंग के फॉर्म में छोड़ो, फ्लैट अरेंज करो, तो आपको नहीं लग रहा सेल ऐसे अरेंज होंगी? इतना एरिया आ जाएगा, सेल इतने एरिया में होंगी अगर फ्लैट, और इतने सारे एरिया में लाइट पड़ेगी, लाइट खूब मिल रही है वहां, और इतने एरिया में लाइट अगर पड़े तो इतनी ज्यादा लाइट पाके क्लोरोफिल डैमेज हो सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, रिंग के फॉर्म में सेल अरेंज कर लिया। इससे क्या हुआ, देखो ना, लाइट इतने में पड़ी, इतने पड़ी, इतने पड़ी, इतने पड़ी, बस वहां की लाइट डाइवर्ट हो गई। तो रिंग के फॉर्म में अरेंज करके इन्होंने क्या किया, सरफेस एरिया टू रिसीव इंसिडेंट लाइट कम कर लिया। तो हाईलाइट इंटेंसिटी पे कैसे जी पा रहे हैं ये? ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ सेल विच रिड्यूस सरफेस एरिया फॉर इंसिडेंट लाइट। समझ गए? ये एनसीईआरटी में लिखा है, दे आर अडॉप्टेड फॉर हाईलाइट इंटेंसिटी। अब असर्शन रीजन बना दिया तो रीजन यही जाएगा जो मैंने बोला कि कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट है सेल का, इसीलिए सरफेस एरिया टू रिसीव इंसिडेंट लाइट क्या हो गई, कम हो गई, इसलिए उतनी लाइट मिलती है जितनी चाहिए। C4 प्लांट में ये जो डायग्राम है ना रिंग जैसा, इसे कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। C4 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी होती है लीव्स की, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है C4 प्लांट का। जिस प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी मिल जाए मतलब वो C4 प्लांट है। एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, पहला ही क्वेश्चन चैप्टर में पूछा है, क्या किसी पौधे को बाहर से देख के बता सकते हो C4 है या C3? नो। हाँ, एनाटॉमी देख के बता सकते हैं, क्रेंज एनाटॉमी है तो C4 प्लांट है। अच्छा, क्रेंज एनाटॉमी है क्या? एक्चुअली क्रेंज एक जर्मन शब्द है, क्रेंज एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है रीथ, और रीथ का मतलब होता है क्राउन या रिंग। मतलब क्रेंज एनाटॉमी क्या बता रहा है कि जो सेल का अरेंजमेंट है वो क्राउन या रिंग की तरह है। तभी तो एनसीईआरटी कहती है क्रेंज एनाटॉमी इज रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। मैं रिफ्लेक्शन के बगल में अपनी तरफ से भी एक शब्द लिखाता हूं कि क्रेंज एनाटॉमी इज रिफ्लेक्शन या डिस्क्रिप्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। क्रेंज एनाटॉमी क्या बताता है कि सेल कैसे अरेंज्ड है, कैसे अरेंज्ड है, रिंग की तरह। क्रेंज एनाटॉमी एक्चुअली क्या है वो डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। पहले इतना लिख लो किस किस चीज के लिए अडॉप्टेड है, वो मैं बोल दूंगा, लिख लेना, फिर क्रेंज एनाटॉमी पढ़ते हैं। थोड़ा सा लिखो फटाफट, है ना। C4 पाथवे से मैक्सिमम क्वेश्चन जो नीट में आए हैं वो लॉजिकल आए हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी क्वेश्चन नहीं आए मोस्ट ऑफ द केस में, इसलिए इसके लॉजिक कॉन्सेप्ट अच्छे से रखने होंगे।
होंगे ना। एंजियोस्पर्म तीन तरह के हैं, C3, C4 और कैम। ज्यादा C3 होंगे। C4 पाथवे सुन ले, 1500 स्पीसीज ऑफ 19 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म के 19 फैमिली में 1500 स्पीसीज में होता है C4 बस, बाकी सब में C3 है और कुछ में कैम है। डेजर्ट प्लांट जो होता है ना मोस्टली कैम होते हैं, क्योंकि वो स्टोमेटा रात में खोलते हैं, उनका स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव होता है। कैम प्लांट का स्टोमेटा स्कोटो एक्टिव होता है। जो स्टोमेटा दिन में खुले उसे बोलते हैं फोटो एक्टिव, और जो रात में खुलता है उसे स्कोटो एक्टिव। स्कोटो का मतलब डार्क होता है। रात में स्टोमेटा पता है क्यों खोलते हैं कैम प्लांट या डेजर्ट में रहने वाले प्लांट? क्योंकि दिन में अगर स्टोमेटा खोला, इतनी गर्मी में पानी पूरा उड़ जाएगा, इसलिए स्टोमेटा रात में खोलते हैं। रात में खोलने का फायदा क्या है कि दिन में जितनी गर्मी होती है डेजर्ट में, रात में उतनी ठंड होती है, तो स्टोमेटा ठंड में खोलता है ताकि पानी का मिनिमल लॉस हो। एक बार नीट में सवाल आया था आउट ऑफ सिलेबस, कैम प्लांट्स आर एडाप्टेड फॉर, आंसर गया था वाटर कंजर्वेशन। अरे स्टोमेटा रात में खोल रहे हैं ना, तो पानी बचा रहे हैं अपना। लिख लो फिर एडाप्टेड किस किस चीज के लिए, मैं लिखा दूंगा। क्या साइप्रस प्लांट है, दलदल एरिया में पाया जाता है। साइप्रस पता है सबसे यूनिक है। क्या यूनिक है पता है? जब प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ते हो, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, चारों फंक्शनल रहते हैं, और एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल बचता है ना। साइप्रेसी फैमिली की खास बात यह है, यहाँ पर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जो दोनों 4 बनेंगे लेकिन 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। हाँ, माइक्रोस्पोर भी 4 में से एक ही फंक्शनल बचता है, मेगास्पोर भी 4 में से एक। तभी तो बाकी प्लांट में सीड फॉर्मेशन के लिए जब मियोसिस पूछी जाती है, तो बाकी प्लांट्स में फॉर्मूला चलता है n+n/4, लेकिन साइप्रेसी में n+n चलता है। तो अलग ही केस है। मतलब नॉर्मली माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते, चारों फंक्शनल होते हैं। साइप्रेसी में नहीं होता, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और 3 डीजनरेट हो जाएंगे। मतलब माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दोनों में वही सेम केस होता है, नाम नहीं है, बस अलग है फीचर, इसलिए बताता हूँ। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में सर बताएंगे कुछ ना कुछ, वो साइकस है जिम्नोस्पर्म में। हाँ, साइप्रस नहीं। हाँ चलो लिखो, C4 प्लांट्स आर अडॉप्टेड फॉर किसके लिए? पहुंच गए यहां तक? ओ भाई ओ, इधर रख दे रख दे रख दे। हाँ चल, C4 प्लांट्स आर अडॉप्टेड फॉर, सेल तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। चलो लिखो आगे, C4 प्लांट्स आर अडॉप्टेड फॉर, पहला किसके लिए अडॉप्टेड है? मुझे नहीं पता है। चलो चलो देखते हैं क्या है। C4 प्लांट्स आर अडॉप्टेड फॉर, पहुंच गए सभी? पहला लिखो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, पहला लिखो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। किसके लिए अडॉप्टेड है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, पहला। दूसरा, लो वाटर अवेलेबिलिटी, ये 6 में से 3-4 तो एनसीईआरटी के हैं। दूसरा है लो वाटर अवेलेबिलिटी। तीसरा हाई सैलिनिटी, हाई सैलिनिटी मतलब सॉल्ट ज्यादा हो जाए, हाई सैलिनिटी। 3 हो गए। चौथा हाई टेम्परेचर। अब ये जो चौथा, पांचवा, छठवां है, इनके ब्रैकेट में रीजन भी लिखते चलेंगे। हाई टेम्परेचर के ब्रैकेट में लिखो, चौथा है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ब्रैकेट में लिखो वो एंजाइम के नाम लिखो, एज पेप्केज एंड पीपीडी के एंजाइम, थोड़ी देर में एंजाइम के बारे में भी पढ़ेंगे। एज पेप्केज एंड पीपीडी के एंजाइम वर्क, एज पेप्केज एंड पीपीडी के एंजाइम वर्क more efficiently at high temperature, as pepcase and PPD के enzyme work more efficiently at high temperature, work more efficiently at high temperature। सही है? 4 हो गए। पांचवा, लो CO2 कंसंट्रेशन, किसके लिए अडॉप्टेड है? लो CO2 कंसंट्रेशन, और इसके भी ब्रैकेट में रीजन लिखो, लो CO2 कंसंट्रेशन के ब्रैकेट में, एज पेप्केज एंजाइम, एज पेप्केज एंजाइम, as pepcase enzyme as greater affinity for CO2
Aspartame enzyme has greater affinity for CO2 than Rubisco. Aspartame enzyme has greater affinity for CO2 than Rubisco. Has greater affinity for CO2 than Rubisco. सही है। अब एक और है, क्या है? हाईलाइट इंटेंसिटी। ये तो एनसीईआरटी में भी है, हाईलाइट इंटेंसिटी। हाईलाइट इंटेंसिटी के ब्रैकेट में लिखो एज concentric arrangement of cells, as concentric arrangement of cells, रिंग के अंदर रिंग, that is concentric, as concentric arrangement of cells, as concentric arrangement of cells reduce, concentric arrangement of cells reduce surface area for incident light. As concentric arrangement of cells reduce surface area for incident light. Concentric arrangement of cells reduce surface area for incident light. हो गया? 6 हो गए। अब अगला पॉइंट लिखो अलग से। अब ये 5-6 नहीं, अलग से लिखना है। C4 plants have cranch anatomy of leaves. C4 plants have cranch anatomy, cranch ऊपर लिखा हुआ है, have cranch anatomy of leaves, which is one of the unique character, which is one of the unique character of C4 plants, which is one of the unique character of C4 plants, which is one of the unique character of C4 plants. हो गया? C4 plants. फिर लिखो ना cranch anatomy है क्या? Cranch anatomy is reflection. अगला लिख लो, cranch anatomy is reflection or description. Reflection or description of arrangement of cells. Cranch anatomy is reflection या description of arrangement of cells. Reflection और description of arrangement of cells. cells कैसे अरेंज है ये डिस्क्राइब करता है ये। फिर ये लिख लो ना, क्रैंच का मतलब रीथ और रीथ का मतलब क्राउन या रिंग। मतलब सेल का अरेंजमेंट कैसा है? क्राउन या रिंग की तरह। हो गया? रिफ्लेक्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, क्रैंच एनाटॉमी है क्या वो बताने वाला हूं। बात को आगे बढ़ाते हैं, थ्योरी वाला पार्ट हो गया, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिख लिया? अच्छा, क्रैंच मतलब रीथ और रीथ मतलब क्राउन या रिंग। ठीक है, अब समझना क्रैंच एनाटॉमी है क्या एक्चुअली। ठीक है, देख रहा भाई, मान लो एक पत्ती है, इस पत्ती में ये मिडरिब है। मिडरिब क्या है एक्चुअली? बोलो, जाइलम फ्लोएम। ये मिडरिब जो है ये वैस्कुलर बंडल है भाई। मिडरिब क्या है एक्चुअली? वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ, वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ बड़ी बड़ी हरी हरी सेल होती हैं। ये जो बड़ी बड़ी हरी हरी सेल हैं ये क्या कर रही हैं? वैस्कुलर बंडल को कवर कर रही हैं। कवरिंग के लिए वर्ड यूज होता है शीथ। शीथ मतलब कवरिंग। तो ये क्योंकि वैस्कुलर बंडल को कवर कर रहा है, शीथ कर रहा है, इसीलिए इनका नाम है बंडल को शीथ करने वाली सेल बंडल शीथ सेल। सही है? और इन बंडल शीथ सेल के चारों तरफ फिर मिलती हैं मीजोफिल सेल। यही है क्रैंच एनाटॉमी। इसको पत्ती से बाहर लाकर डिटेल में देखते हैं। आ जाओ देखते हैं। ये रहा जाइलम और फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ बड़ी बड़ी हरी हरी सेल हैं। इन बड़ी बड़ी हरी हरी सेल को कहते हैं, वैस्कुलर बंडल को कवर कर रही हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं बंडल शीथ सेल, या इन्हीं को कहते हैं क्रैंच सेल। बंडल शीथ सेल या क्रैंच सेल। ठीक,
अब सुनो जरा थोड़ा सा, ये जो बंडल शीट सेल होती है ना, ये C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों में होती है नहीं होते? होती है, लेकिन C3 प्लांट में बिना क्लोरोप्लास्ट के होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। और C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट वाली बंडल शीट सेल होती है। कभी नॉर्मली आप लोग बंडल शीट सेल बोलते हो, C4 में होता है। जब आप TS पढ़ने जाओगे ना पत्तियों का, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, तो डाइकॉट मोनोकॉट लीफ दोनों में बंडल शीट मिलेगा आपको, सारी पत्तियों में बंडल शीट होता है। लेकिन जो C4 प्लांट है उनके बंडल शीट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, हरी हरी सेल होंगी। बाकी प्लांट्स में बंडल शीट है लेकिन नॉन फोटोसिंथेटिक है, विदाउट क्लोरोप्लास्ट है। तो जब आप बोलते हो ना बंडल शीट C4 में होता है, तो एक्चुअली आप आधा बोल रहे हो। बोलो बंडल शीट सेल विथ क्लोरोप्लास्ट, ये केवल C4 में मिलेंगे। समझे क्या मेरी बात? बंडल शीट सेल विथ क्लोरोप्लास्ट ये केवल C4 में मिलते हैं, बिना क्लोरोप्लास्ट वाले C3 में भी मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई मेरी? सही है, अच्छा ठीक है। तो बंडल शीट सेल इनकी कैसी है? बड़ी बड़ी हरी हरी। और सुनो एनसीईआरटी क्या बोलती है, ये जो बंडल शीट सेल हैं जनरली तो एक लेयर है, बट दे मे फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड वैस्कुलर बंडल। और भाई जब सेवरल लेयर होगा तभी तो कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट दिखेगा। सोचो इसके ऊपर एक लेयर और है सेल की, इसके ऊपर एक लेयर और है बंडल शीट सेल की, तो हो गया ना कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट, रिंग के अंदर रिंग के अंदर रिंग। एनसीईआरटी कहती है दे मे फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड वैस्कुलर बंडल। क्लियर है? जनरली एक होगा लेकिन होने को कई लेयर भी हो सकती हैं। और सुनो एनसीईआरटी कहती है कि ये जो बंडल शीट सेल हैं इनके 3 बड़े कैरेक्टर हैं। क्या? इनके पास होता है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, इम्परमिएबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। सेल वॉल कैसी है? थिक है और इम्परमिएबल है गैसियस एक्सचेंज। एनसीईआरटी ने इम्परमिएबल वर्ड यूज नहीं किया है, एनसीईआरटी ने इम्परवियस वर्ड यूज किया है। तो इम्परवियस बोलो या इम्परमिएबल बोलो एक ही बात है। और देख लो बिल्कुल सटे सटे अरेंज है, मतलब सेल्स के बीच स्पेस नहीं है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं बंडल शीट सेल जो हैं दे मे फॉर्म सेवरल layers around vascular bundle of leaves, around vascular bundle of leaves कई लेयर बना सकते हैं। और इनकी खास बात है कि दे हैव लार्ज नंबर, पूरी एनसीईआरटी बता रहा हूं और कुछ नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक सेल वॉल होती है, इम्परमिएबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, थिक सेल वॉल इम्परमिएबल फॉर गैसियस एक्सचेंज, और सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है? और बंडल शीट सेल के चारों तरफ फिर मिलती हैं कौन सी सेल? इसके चारों तरफ मिलती हैं मीजोफिल सेल्स। ये जो सेल बना रहा हूं ये कौन सी सेल है? मीजोफिल सेल। देखो जब आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हो तो मीजोफिल सेल 2 तरह के पढ़ते हो, कुछ याद है? कौन कौन से? स्पॉन्जी और, बिल्कुल, जब पत्तियों का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हो, टीएस पढ़ते हो, तो मीजोफिल सेल 2 तरह की पढ़ाई जाती है आपको। कुछ मीजोफिल सेल ऐसे लंबी होती है खंबे की तरह, पैलिसेड पैरेन्काइमा, और कुछ ऐसे गोल गोल ऐसे होती है, ये होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो मीजोफिल सेल 2 तरह की होती है, लेकिन C4 प्लांट में कुछ नहीं होता, उन्हें सिर्फ मीजोफिल सेल कहेंगे। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मीजोफिल सेल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। सिर्फ मीजोफिल सेल बोलोगे, इनमें से कुछ नहीं बोलोगे, मतलब डिवाइड नहीं है ये 2 टाइप में। बाकी प्लांट्स में 2 टाइप की होती है मीजोफिल सेल, एक पैलिसेड पैरेन्काइमा और एक होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये है क्रेंज एनाटॉमी का डायग्राम, रिंग की तरह सेल का अरेंजमेंट। और देखो
यहां पर सेल दो तरह की है, सेल दो तरह की है क्रेंज एनाटॉमी में। तो क्लोरोप्लास्ट भी दो तरह का है। देखो ना, मैं लिख रहा हूं, क्रेंज एनाटॉमी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। क्लोरोप्लास्ट दो तरह का है, डाइमॉर्फिज्म मतलब टू टाइप्स का। मतलब क्वेश्चन आ सकता है नीट में, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? तो C4 प्लांट में होता है। सर लेकिन क्लोरोप्लास्ट कैसे दो टाइप का हो सकता है? क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट, अब उसमें टाइप कहां से आ गया? अभी देखते हैं। देखो जरा, एक टेबल के फॉर्म में मैं इन दोनों सेल के क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर कर रहा हूं। एक तरफ लिख रहा हूं मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, और एक तरफ लिख रहा हूं BS सेल, बोले तो बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट। तो मीजोफिल सेल छोटी है, क्लोरोप्लास्ट भी इनका छोटा है। अब बंडल शीथ सेल को मैंने बोला बड़ी बड़ी हरी हरी, तो क्लोरोप्लास्ट भी लार्ज है। और सुनो, मीजोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ना नॉर्मल चीजें हैं, थैलेकॉइड एक के ऊपर एक रखे हैं, मतलब ग्रेनम है, स्ट्रोमल थैलेकॉइड भी है, ये सब है, नॉर्मल है। बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में एक चीज थोड़ा हटके है। क्या हटके है? कि थैलेकॉइड एक के ऊपर एक नहीं रखे हैं, एक के ऊपर एक थैलेकॉइड नहीं रखे हैं, बिखरे हुए हैं। मतलब इनमें ग्रेनम नहीं है, इनमें ग्रेनम है। तो मतलब इनका क्लोरोप्लास्ट है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम है, इनके क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम नहीं है। ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, लेकिन थैलेकॉइड तो है। अगर कोई थैलेकॉइड ग्रेनम का हिस्सा है तो उसे ग्रेनल थैलेकॉइड बोलते हैं, लेकिन अगर कोई थैलेकॉइड ग्रेनम का हिस्सा नहीं है तो उसे क्या बोलोगे? स्ट्रोमल थैलेकॉइड। अगर कोई थैलेकॉइड ग्रेनम का हिस्सा है तो ग्रेनल थैलेकॉइड, लेकिन अगर ग्रेनम का हिस्सा नहीं है तो फिर क्या बोलोगे? स्ट्रोमल थैलेकॉइड। मतलब इनमें ग्रेनम नहीं है, थैलेकॉइड है, लेकिन कौन से वाले? स्ट्रोमल थैलेकॉइड प्रेजेंट है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। बड़ा डिफरेंस कहां है सर? छोटा सा ही तो डिफरेंस है। यहां थैलेकॉइड एक के ऊपर एक रखे हैं, यहां एक के ऊपर एक नहीं रखे हैं, बस इतना सा ही तो है। अरे नहीं, इससे ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो गया। क्या ह्यूज डिफरेंस? गौर करना, यहां छिपा हुआ सरफेस भी है और एक्सपोज सरफेस भी है। मतलब PS1 PS2 दोनों है। यहां छिपा हुआ सरफेस नहीं है, PS2 नहीं है, केवल PS1 है। यहां PS1 PS2 दोनों है। जेट स्कीम होगा, पानी टूटेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। यहां तो PS2 है ही नहीं, जेट स्कीम नहीं होगा, पानी नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। यहां PS1 PS2 दोनों है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक ETS दोनों होगा, ATP NADPH दोनों बनेगा। यहां केवल PS1 है, केवल साइक्लिक ETS होगा, केवल ATP बनेगा। देखो कितना सारा डिफरेंस आ गया एक छोटी सी चीज से। एक और बात, कहते हैं ना सबके पास सब कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन इसके स्ट्रोमा में रुबिस्को नहीं है। रुबिस्को नहीं है मतलब केल्विन साइकिल नहीं होगा इसके स्ट्रोमा में। हाँ, इसके स्ट्रोमा में रुबिस्को है, इसके स्ट्रोमा में रुबिस्को है, केल्विन साइकिल होगा। क्या मैं बोल सकता हूं? बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट या बिना ग्रेनम का क्लोरोप्लास्ट एक यूनिक कैरेक्टर है C4 प्लांट का। धरती में अगर किसी भी प्लांट में बिना ग्रेनम का क्लोरोप्लास्ट मिल जाए, इसका मतलब वो C4 प्लांट है, बल्कि C4 प्लांट का बंडल शीथ सेल है। क्लियर है मेरी बात? एक और बात, C4 प्लांट में बोलूं, दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट देन C3। C3 प्लांट के पास सिर्फ मीजोफिल सेल है। अरे वो क्या हो गया, उसको तबीयत खराब हो गई, पानी नहीं पी ले। अच्छा, क्या खराब है? तो जवान गबरू और बीमार पड़ रहे हैं। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो देखो, देख लेना, संभाल लेना जितना संभल जाए, है ना। देखो सुनो, मैं बोल रहा हूं C4 प्लांट में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है C3 से। कैसे? C3 प्लांट में मीजोफिल सेल है, क्लोरोप्लास्ट। C4 प्लांट में भी मीजोफिल सेल है। जितना क्लोरोप्लास्ट C4 के मीजोफिल में है उतना C3 के मीजोफिल में है, इक्वल इक्वल। इनके पास एक नई सेल है, बंडल शीथ सेल, एंड विच हैज लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट।
तो ओवरऑल C4 प्लांट में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट है देन C3 प्लांट। तभी तो बोलते हैं C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट। उसकी एक वजह होती है कि C4 प्लांट में क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं। सही है। एक्चुअली एक बार क्वेश्चन आया था C4 प्लांट फोटोसिंथेटिकली ज्यादा एफिशिएंट है। एक आंसर, एक ऑप्शन था लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है C4 में, एक ऑप्शन था लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। कुछ लोग तो लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन टिक कराए, अब बोले कि क्यों नहीं होगा ये आंसर, तो उनको अभी से मैं बता देता हूं लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन नहीं, अगर फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता तो हां पहले वो आंसर जाता। फोटो रेस्पिरेशन एब्सेंट होता तो पहले वो आंसर जाता, वहां लोअर रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन दिया था, इसीलिए आंसर गया था लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। नीट का क्वेश्चन है ये। और अभी 1-2 साल पहले और आया था कि बंडल शीत सेल का होना, क्या मकसद है बंडल शीत सेल का होना, तो एक ऑप्शन है कि वेस्कुलर बंडल को बचाना, और एक है हाई रेट में फोटोसिंथेसिस करना, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करना। ये लॉजिकली करना ना सर, बंडल को कवर करे, वो वेस्कुलर बंडल में जाइलम डेड है, फ्लोएम में भी फाइबर है वो डेड है, 3 ही तो लिविंग है, तो उसको बचाने के लिए नहीं वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल, ये बंडल सी सेल जो हैं ये क्लोरोप्लास्ट ज्यादा हो, इसलिए क्लोरोप्लास्ट ज्यादा रखा है ताकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो। ये अभी 1-2 साल पहले आया है क्वेश्चन। वहां इस पाथवे से आड़े तिरछे ही सवाल बनते हैं, तो एक एक चीज बारीकी से समझोगे तभी बात बनेगी। क्या ये क्लियर है? अच्छा, काफी चीज बता चुका हूं। चलो लगे हाथ पेप्केज और पीपीडीके की तारीफ भी कर देता हूं, फिर इसके बाद लिखेंगे। ये जो पेप्केज एंजाइम होता है ना, पेप्केज, इसका पूरा नाम है फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। आप देख रहे हो रुबिस्को में कार्बोक्सिलेज के बाद ऑक्सीजनेज भी होता है, इसके पास सिर्फ कार्बोक्सिलेज है। ओ भाई, उसके उठते ही तुम लोग क्यों सो रहे हो? हैं? कसम खा रही है, एक जन सोएगा ही सोएगा। इधर देखो, अभी रुबिस्को में कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों होता है, मतलब रुबिस्को जो है प्लस CO2 प्लस O2 दोनों करा सकता है, लेकिन केवल ये प्लस CO2 कराएगा। इसके पास सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है। अगर ऑक्सीजन की बाढ़ भी आ जाए तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये CO2 ही लेगा। ठीक है, ग्रेटर एफिनिटी है CO2 के लिए देन रुबिस्को, वर्क मोर एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर। मैं मानता हूं दुनिया में जो होता है अच्छे के लिए होता है। याद है मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को नहीं है, केल्विन साइकिल नहीं होगा, नहीं है क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को, कोई बात नहीं। रुबिस्को से कई गुना बेहतर एंजाइम है पेप्केज। किसके पास? मीजोफिल सेल में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में नहीं, उसके साइटोप्लाज्म में। क्लोरोप्लास्ट में नहीं है पेप्केज, कहां है? मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। और रुबिस्को से बेहतर है। रुबिस्को तो कभी CO2 लेगा कभी O2 लेगा, ये तो सिर्फ CO2 लेगा। सही है। अच्छा, दूसरी एंजाइम है PPDK, इसका पूरा नाम है पाइरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। ये लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है। लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम है मतलब लो टेम्परेचर पर अच्छे से काम नहीं करता, इसीलिए। और ये C4 और कैम प्लांट दोनों में मिलती है एंजाइम। अरे ये दोनों मिलते हैं C4 और कैम प्लांट में, तभी तो C4 और कैम प्लांट परफॉर्म बेटर फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर। ये दोनों हाई टेम्परेचर पे अच्छा काम करती है, और ये दोनों एंजाइम C4 और कैम प्लांट दोनों में मिलेंगे। इसीलिए वो डेजर्ट एरिया वाले प्लांट, कैम प्लांट, वो भी तो हाई टेम्परेचर पर ही फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। समझ गए? बस हो गया, जो इधर उधर की बातें बताना था ये हो गया है। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात करनी है, पाथवे बनाना है, ये भी तो डिस्कस करना है कि धरती पर जब C3 प्लांट आ गए थे, फोटोसिंथेसिस कर लेते थे, फूड बना लेते थे, उनको क्या दिक्कत थी कि धरती पर C4 प्लांट इवॉल्व हुए। वो सारी चीजें बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ऐसा करो, क्रेंज एनाटॉमी हेडिंग डाल के ये लिख लो। ये नहीं लिखना है, ये बाद में लिखेंगे। ये डायग्राम नहीं, ये वाला डायग्राम ये लिख लो। वो टेबल पूरी कर रहा हूं वो लिख लो। इसके बाद इन दोनों एंजाइम के बारे में 2-2 लाइन लिखा देता हूं, वो लिख लो। फिर पाथवे पढ़ते हैं, इधर उधर की बातें खत्म। अब मैं यहां पर लिख देता हूं PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट है। यहां पर केवल PS1 प्रेजेंट है।
और क्या बोला था? जेड स्कीम, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, O2 एवल्यूशन, O2 एवल्यूशन अकर, यहां पर ये सब होगा, यहां डू नॉट अकर, यहां नहीं होगा। यहां साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस दोनों होंगे, साइक्लिक ईटीएस एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस अकर, यहां दोनों तरह के ईटीएस होंगे और यहां केवल साइक्लिक ईटीएस होगा। फिर ये प्रोड्यूस करेगा एटीपी और एनएडीपीएच, प्रोड्यूस करेगा एटीपी और एनएडीपीएच H प्लस, ये प्रोड्यूस करेगा ओनली एटीपी। और स्ट्रोमा में रुबिस्को एंड केल्विन साइकिल एब्सेंट है, रुबिस्को और केल्विन साइकिल यहां पर एब्सेंट है और यहां प्रेजेंट है, ये लिख दो। फिर 2 लाइन और है यहां, क्या? बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, या बोलो एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, बिना ग्रेनम का क्लोरोप्लास्ट। is one of the unique character of C4 plants, is one of the unique character of C4 plants। एक तो ये हो गया। एक दूसरा है C4 plants have more chloroplast, C4 plants have more chloroplast than C3 plants, more chloroplast than C3 plants। ये लिख लो। फिर पेप्केज और पीपीडी के एंजाइम की बात लिखा देता हूं, फिर पाथवे बनाते हैं। अगली क्लास में ना चाहो तो थोड़ा सा मॉड्यूल भी ले आना, मॉड्यूल वाला पार्ट भी थोड़ा सा है। एक्चुअली फोटो रेस्पिरेशन की ना साइकिल नहीं बनाई है एनसीईआरटी ने, मैं थोड़ा साइकिल बनाऊंगा, मॉड्यूल में बना हुआ है, और उससे 4-5 लाइन उठा के आपको दे दूंगा याद करने को। साइकिल नहीं याद करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की। अगली क्लास में ये चैप्टर क्लोज कर देंगे और रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे। भाई आज C4 हो जाएगा, कल फोटो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और फैक्टर्स, कुछ फैक्टर कल हो जाएंगे, कुछ परसों, और फिर रेस्पिरेशन। शुरू तो प्लांट ग्रोथ भी हो जाएगा, लेकिन वहीं तक है। माइक्रोब्स आएगा, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये करंट पोर्शन हो गया। बैक पोर्शन में मॉलिक्यूलर बेसिस, सिलेबस तो बढ़ेगा ही। वैसे भी 11-12 दोनों मिला के आपको देना है वहाँ, तो टेस्ट जितना ज़्यादा सिलेबस का हो उतना अच्छा है, आपकी आदत बनती रहेगी। एक चैप्टर का टेस्ट कब तक देते रहोगे? क्या लिखा है? क्रेंज एनाटॉमी में 2 तरह की सेल हैं, तो क्लोरोप्लास्ट भी 2 तरह के हैं। डाइमॉर्फिक मतलब 2 टाइप्स, डाई मतलब 2, मॉर्फिक मतलब फॉर्म, 2 फॉर्म्स, 2 टाइप्स। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी फॉर्म्स, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ जल्दी बना लो भाई, हाँ इसको ये सब खत्म करो, जल्दी से पाथवे बनाएं। कुछ लोग कम है शायद, है ना? गणेश चतुर्थी मनाने चले गए क्या? अच्छा हाँ यार, लड्डू मुझे भी एक बच्चे ने खिलाया, सुबह एक बच्चा लेकर आया तो इतना सा मुझे दिया। देखो बांटेंगे यार, उनका जिस दिन बांटना होगा बांट देंगे, उसमें क्या है। हाँ पानी ये नहीं, चंबल अम्बल का नहीं है ये, टर्सरी ट्रीटमेंट वाला नहीं है। क्लोरीन ज़्यादा डाला हुआ उसमें, बारिश का पानी होगा ना तो क्लोरीन ज़्यादा डाला हुआ है। हाँ वो क्लोरीन ज़्यादा आ रहा है, वो चक्कर है। हाँ नहीं वो खारा नहीं, वो क्या होता है, क्या नल से आ रहा है पानी? नल से ले रहे हो ना? क्या है अभी उन्होंने जो इनका पंप लगा था उसकी सर्विस करी है, तो जब सर्विस करी है तो वो थोड़ा सा टीडीएस थोड़ा चेंज होता है, तो इसलिए वो ऐसा लग रहा है आपको। 1-2 दिन में सही हो जाएगा वो।
जैसे घर में अपन फिल्टर की सर्विस कराते हैं ना, 1-2 दिन पानी का टेस्ट थोड़ा अलग आता है, इसके बाद सही हो जाता है। गर्म आ रहा है तो अच्छा है ना यार, मैं तो गर्म क्या गर्म करवा के पीता हूँ ना, ठंडा है। आ जाएगा, बोल देते हैं, बोलता हूँ आज। चलो चलो लिखो। ग्रेनल थैलेकॉइड बोलते हैं, हाँ नहीं है को। हो गया, जल्दी करो भाई, टेबल खत्म करो, चलो जल्दी करो। ये सब लिखकर पेप्केज एंजाइम हेडिंग डालो, पेप्केज और पीपीडी के तारीफ लिख लेता है। जल्दी करो भाई, पेप्केज हेडिंग डालो, पेप्केज की तारीफ लिख लो 2-3 लाइन, है ना। लिखो लिखो, बात करके लिखोगे टाइम लग जाएगा। पेप्केज हेडिंग डालो, डल गई हेडिंग। पेप्केज हेडिंग डालो, पेप्केज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और इसकी तारीफ में 2-3 पॉइंट लिखो। पूरा नाम तो लिख लो पेप्केज का, लिख ले, ठीक। तो पेप्केज में पहली लाइन लिखे, हैज ओनली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। पेप्केज की तारीफ में पहली लाइन लिखे, हैज ओनली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, केवल कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, मतलब केवल प्लस CO2 कराएगा। हैज ओनली कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, हो गया पहला। दूसरा लिखो, कहां पाया जाता है, इन साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल। सही है, 2 हो गए। तीसरा, has greater affinity for CO2 than Rubisco, has greater affinity for CO2 than Rubisco, has greater affinity for CO2 than Rubisco, has greater affinity for CO2 than Rubisco। ठीक, एक लाइन और लिख दो, वर्क मोर एफिशिएंटली, वर्क मोर एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर, work more efficiently at high temperature, work more efficiently at high temperature। लिख दिया। अब पीपीडी के एंजाइम हेडिंग डालो, पीपीडी के एंजाइम हेडिंग डालो, पीपीडी के एंजाइम, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। इसकी तारीफ में एक ही लाइन लिखनी है, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज में लिखना है, इट इज अ लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम, इट इज अ लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम, इट इज अ लो टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम ऑफ C4 and CAM plant, C4 and CAM plant, C4 and CAM, CAM, C4 and CAM plant। Low temperature, it is a low temperature sensitive enzyme of C4 and CAM plant, low temperature sensitive enzyme of C4 and CAM plant। So these plants perform, so these plants perform better photosynthesis, so these plants perform better photosynthesis at high temperature, so these plants perform better photosynthesis at high temperature, perform better photosynthesis at high temperature। समझना जरा, देखो जब एंजाइम आती है हेक्सोकाइनेज, ग्लाइकोलाइसिस में आती है ना हेक्सोकाइनेज, नाम में क्या लिखा है, काइनेज, एक एटीपी का खर्चा लगता है। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फिर से एक एटीपी का खर्चा। तो जब काइनेज होता है तो एक एटीपी का खर्चा होता है, लेकिन इसका नाम तो डाइकाइनेज है, जहां भी ये काम करेगा 2 एटीपी का खर्चा लगेगा। काइनेज जब होता है वो एक एटीपी यूज करता है,
जो डाइकाइनेज है ये 2 एटीपी खर्च करेगा, जहां भी काम आएगा 2 एटीपी खर्च होगा। समझ गए मेरी बात? चलो आ जाओ, देखो इधर सुनो, ये है मीजोफिल सेल, ये है बंडल शीथ सेल, और आपको पता है एडजेसेंट प्लांट सेल्स आर कनेक्टेड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये ट्यूब जैसा जो कनेक्शन है ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा है। ठीक, प्लाज्मोडेस्माटा, जगह जगह पर प्लाज्मोडेस्माटा है। ये है मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, ये है मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट, ये मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट है। ये बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट है, ये बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट है। इनके क्लोरोप्लास्ट की आगे तारीफ कर देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझना आसान रहे। पहले ही बता चुका हूं कि मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में PS1 है, PS2 है, पानी टूटेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, ATP बनेगा, NADPH भी बनेगा, लेकिन रुबिस्को नहीं है। देखा आपने? लापरवाही का नतीजा नहीं। जहां ऑक्सीजन निकल रहा है वहां रुबिस्को नहीं है। इधर आओ, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट PS1 है, PS2 नहीं है, पानी नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन नहीं निकलेगा, NADPH नहीं बनेगा, ATP बनेगा, रुबिस्को है। देखा, जहां रुबिस्को है वहां ऑक्सीजन निकलता ही नहीं है, तो फोटो रेस्पिरेशन तो वैसे ही नहीं होना है। समझना मेरी बात को, C3 प्लांट को क्या तकलीफ है आगे वो समझो। हाँ, बहुत दर्द है पता है मुझे, ऐसे काम क्यों करता है? C3 प्लांट, C3 प्लांट्स जो है, समझना, C3 प्लांट जो है इनके पास क्या होता है? क्या होता है? मीजोफिल सेल। C3 प्लांट के पास एक ही तरह की सेल है, कौन सी? हो गया हो गया हो गया, चलो आ जाओ आ जाओ। C3 प्लांट, C3 प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस वाली एक ही सेल है, उनके पास 2 है, इनके पास एक ही तरह की सेल है। जब सेल एक है तो क्लोरोप्लास्ट भी एक ही तरह का है। इसी क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनल थैलेकॉइड है, स्ट्रोमल थैलेकॉइड है, इसी क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को भी है। मेरा कहने का मतलब यह है, इसी क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनल थैलेकॉइड है, मतलब PS1 है, PS2 है, पानी टूटेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। तो जब जब धूप ज्यादा होगी, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाइट रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, पानी ज्यादा टूटेगा, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा। कहां? उसी क्लोरोप्लास्ट में जहां रुबिस्को है। तो रुबिस्को के पास जैसे ही O2 ज्यादा हुआ, केल्विन साइकिल छोड़ के एक फालतू की प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन चलने लगेगी। यह दर्द है इनको। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कभी कभी दिन में ये फूड बनाएंगे, केल्विन साइकिल कर रहे हैं, और कभी कभी कुछ नहीं बनाएंगे। समझ गए? क्योंकि जब जब धूप ज्यादा होगी, लाइट रिएक्शन ज्यादा होगा, पानी ज्यादा टूटेगा, ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगा। कहां निकल रहा है ऑक्सीजन ज्यादा? जहां रुबिस्को है। तो रुबिस्को के पास जैसे O2 ज्यादा होगा, फोटो रेस्पिरेशन चल पड़ेगा, केल्विन साइकिल नहीं होगा। फिर इसी को ओवरकम करने के लिए C4 आए। C4 ऐसा करना चाह रहे हैं, तभी तो जहां रुबिस्को है वहां O2 निकलेगा ही नहीं, तो फोटो रेस्पिरेशन का झमेला ही खत्म हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं C4 पाथवे। देखो, एटमॉस्फेयर से ये लोग लेते हैं CO2। ये CO2 डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, आगे ये पानी से रिएक्ट करके बनेगा कार्बोनिक एसिड। वही एंजाइम है जो आपके पास है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। फिर कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा H+ और बाइकार्बोनेट आयन में,
देखो सेल में हजारों रिएक्शन चल रहे हैं एक साथ, तो ये जो H+ है किसी भी रिएक्शन में यूज हो जाएगा। बचा क्या? बाइकार्बोनेट आयन। कुल मिला के CO2 आ चुका है इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। एनसीईआरटी ने भी ऐसे ही दिखाया है, डायरेक्ट बाइकार्बोनेट दिखा दिया है। तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है 3 कार्बन का कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। एंजाइम का नाम पेप्केज, इसका नाम क्या है? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फेट है इसके पास, फॉस्फोइनॉल, फॉस्फेट हट गया, फॉस्फेट हट गया, तो बचा 3 कार्बन और 1 कार्बन। 4 कार्बन का एसिड बन गया ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या हो रहा है? पीईपी का कार्बोक्सिलेशन, पीईपी में क्या फिट कर दिया? CO2, या बोलो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन। क्या बन गया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। CO2 आया इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, 3 कार्बन 1, 4 कार्बन का कंपाउंड बन गया। इसका जो फॉस्फेट था वो हट गया। अच्छा, तो अगर आपसे कोई पूछे पहला CO2 फिक्सेशन कहां होता है, नहीं पूरा बोलो, इन साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल। कहां होता है? इन साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल। यहां पर प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होता है? तो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर पीईपी है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, 3 कार्बन कंपाउंड प्लस CO2 आया बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, एंजाइम पेप्केज, 4 कार्बन कंपाउंड बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्ट में आप OAA कहते हैं, C4 एसिड। सही है, ये बन गया, पहला CO2 फिक्सेशन हो गया। अब कुछ C4 प्लांट में इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में जोड़ दिया जाता है NH2 ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर करना कहलाता है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप कर दिया गया इसमें, तो कुछ C4 प्लांट में क्या बन गया? एस्पार्टिक एसिड। ये भी 4 कार्बन का एसिड ही है। कुछ C4 प्लांट में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या बन गया? एस्पार्टिक एसिड। लेकिन हमारा कंसर्न कुछ C4 प्लांट नहीं है, हमारा कंसर्न है मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट में क्या हुआ। तो मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को भेज दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये जो C4 एसिड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, इसको लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है NADPH एक ले लिया जाता है। एक NADPH के 2 H निकाल लिए तो NADPH का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। NADPH का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। लेकिन वो जो 2 H निकाले यहां से, वो दे दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का क्या हो गया? रिडक्शन। बन गया एक मैलिक एसिड, जो कि फिर से 4 कार्बन का ही एसिड है। अब इस मैलिक एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बंडल शीथ सेल में। देखो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड लेस मोबाइल है और मैलिक एसिड ज्यादा मोबाइल है, वो ज्यादा तेजी से मूव करता है, इसलिए बनाया गया है मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड यहां आ गया, ये मैलिक एसिड आ गया, मतलब C4 एसिड आ गया। अब एनसीईआरटी ने पाथवे जब बनाया है, कहीं भी किसी एसिड का नाम नहीं लिखा है। एनसीईआरटी ने लिखा है C4 एसिड बना, फिर लिखा C4 एसिड गया। अब आ गया लेबलिंग कि C4 एसिड जो बना था वो क्या था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। जो C4 एसिड आया वो कौन है? मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। देखो, अगर ये बना है तो ये आएगा, अगर एस्पार्टिक एसिड बना है तो वो भी ट्रांसपोर्ट होकर यहीं आएगा, और यहां आने के बाद इससे मैलिक एसिड बनाया जाएगा। कुछ नहीं, एस्पार्टिक एसिड जब यहां आ जाता है ना, इसको वापस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदलते हैं, फिर मैलिक एसिड में बदलते हैं। मतलब कुछ C4 प्लांट में मैलिक एसिड बनने के बाद आएगा, लेकिन कुछ प्लांट में एस्पार्टिक एसिड आएगा, फिर उसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाएंगे, फिर मैलिक एसिड बनाएंगे। कुल मिला के मैलिक एसिड ही फाइनल है यहां। अब ये मैलिक एसिड जो आया,
इसको लूट लो। मेरा कहने का मतलब क्या क्या लेकर आया है, 2H लेकर आया है ये, है ना। तो ऐसा करो, NADP प्लस को इसके 2H निकाल के दे दो, तो क्या बन गया, NADPHH प्लस। तो NADP प्लस का तो रिडक्शन हो गया, लेकिन मैलिक एसिड से 2H निकाल लिए हैं आपने, तो मैलिक एसिड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। CO2 भी निकाल लो, तो क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन। 2H निकाल लिए मैलिक एसिड के, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। CO2 निकाल लिया, डीकार्बोक्सिलेशन। कुल मिलाके मैलिक एसिड का क्या हुआ यहां, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन, 4 कार्बन में से एक कार्बन निकल गया, तो बन गया पायरुविक एसिड, या बोलो पायरुवेट। पायरुविक एसिड या पायरुवेट 3 कार्बन का एसिड। नीट वाले पूछ सकते हैं कि बंडल सी सेल में जो C3 एसिड बना उसका नाम क्या है, पायरुविक एसिड। ये जो CO2 निकला ये ले लेगा RUBP, रुबिस्को। रुबिस्को है ना यहां, रुबिस्को यहां क्या करेगा, RUBP और प्लस CO2। रुबिस्को ये जो CO2 निकला है यहां, इसे ले लेगा और चला देगा, केल्विन साइकिल बनेगा 3PGA, और चल पड़ी केल्विन साइकिल। और इस केल्विन साइकिल से बनेगा शुगर, बनेगा सुक्रोज, बनेगा स्टार्च, बनेगा ये सब बनेगा। लो चल पड़ी केल्विन साइकिल। मतलब कितना झमेला है यहां, इससे अच्छा तो C3 थे। CO2 आया, रुबिस्को ने लिया, चल पड़ी केल्विन साइकिल। यहां इतना कुछ होने के बाद रुबिस्को को CO2 मिला है, मतलब पहले CO2 को पेप्केज ने फिक्स किया, फिर उसी CO2 को रुबिस्को फिक्स करेगा, तब केल्विन साइकिल चालू होगी। मतलब उसी CO2 का हो रहा है 2 बार फिक्सेशन। सेकंड फिक्सेशन कहां हो रहा है, इन बंडल सी सेल, नहीं पूरा बोलो, इन क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीट सेल। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीट सेल में हो रहा है सेकंड CO2 फिक्सेशन। अब यहां पर नहीं बोलूंगा प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, यहां पर या तो RUBP को मैं बोलूंगा सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर, क्योंकि पहला तो PP है, या सिंपली बोलूंगा कि यहां पर CO2 एक्सेप्टर है RUBP, 5 कार्बन का कंपाउंड प्लस CO2। एंजाइम का नाम रुबिस्को, 5 1 6 कार्बन है, तो बन जाता है 2 मॉलिक्यूल 3PGA, और चल पड़ती है केल्विन साइकिल। सही है, मतलब एक ही CO2 का 2 बार फिक्सेशन हो रहा है। ये मैं इधर इसलिए लिखा करता हूं कि कभी साइकिल देखने का टाइम ना हो, तो इतना देखने से भी ढेर सारे सवाल के जवाब आ सकते हैं। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये भागा, यहां से लुट चुका है, सब छीन लिया है इससे, यहां से भागा ये ट्रांसपोर्ट होकर यहां पहुंच गया। पायरुविक एसिड, ये बोलो पायरुवेट, 3 कार्बन का एसिड, ध्यान देना ये पायरुवेट है, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है। एक फॉस्फेट की ही तो कमी है, दे दो ये वाला, दे दो फॉस्फेट, और बन जाएगा PP। तो PP का क्या हो जाएगा, रीजनरेशन। अरे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर का रीजनरेशन नहीं कराओगे तो अगली साइकिल कैसे चलाओगे। लेकिन एंजाइम कौन सी लग रही है, PPD के, मतलब इस स्टेप में 2 ATP खर्च होंगे। पायरुवेट को एक फॉस्फेट दिला दो, बन गया PP, लेकिन एंजाइम कौन सी है, PPD के, जो 2 ATP से एनर्जी लेगी तब काम करेगी। सही है, अच्छा ये तो बात हो गई। एक बार मैं इस पाथवे का रीकैप करता हूं, फिर खर्चा कितना हुआ, पूरा बजट और वो सब। देखो ऐसे रखो, एटमॉस्फेयर से CO2 आया, वाटर के साथ जुड़कर कार्बोनिक एसिड बना, फिर आयन में टूट गया, H+ किसी भी दूसरे रिएक्शन में यूज हो जाएगा, बचा CO2 इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन प्लस PP, इसका फॉस्फेट अलग हो गया, तो 3 कार्बन 1 4 कार्बन क्या बन गया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। कुछ C4 प्लांट में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को NH2 देकर बना देंगे एस्पार्टिक एसिड, लेकिन मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट में इसको 2H देकर, NADPH से 2H देकर क्या बना देंगे, मैलिक एसिड, रिड्यूस कर देंगे इसको, मैलिक एसिड बना देंगे। अब मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट होकर यहां आ गया, अगर एस्पार्टिक एसिड बना है वो भी यहां आकर मैलिक एसिड में ही बदलेगा। अल्टीमेट एस्पार्टिक एसिड हमने मॉड्यूल में लिखा है, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड।
लेकिन बाद में वो एस्पार्टिक एसिड भी मैलिक एसिड में ही बदलना है, तो इसलिए मैंने मॉड्यूल में दोनों लिख रखे हैं, लेकिन यहाँ एक ही लिखा है क्योंकि अल्टीमेटली यही बनना है। फिर क्या होगा, NAD, इसके 2H निकालकर NAD+ को दे दिए, तो क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन, 2H निकाल लिया, CO2 निकाल लिया, डीकार्बोक्सिलेशन, तो 4 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया, तो 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बन गया। अब ये जो CO2 निकला इसे रूबिस को ले लेगा और चला लेगा केल्विन साइकिल, और जो पायरुविक एसिड था ये यहां आ गया, एक फॉस्फेट लेकर वापस PP बन गया। लेकिन एंजाइम कौन सी लगी, PPD के, जो कि 2 ATP खर्च करेगी तभी काम करेगी। सही है। देखो आप में से काफी लोगों ने पता है क्या पढ़ा है, मैं बताता हूं। आप लोगों ने पढ़ा है ये C4 साइकिल है, ठीक है, और ये C3 साइकिल है, ये पढ़ा है। जबकि NCERT साफ साफ डायग्राम के नीचे लिखती है कि ये पूरा मिलाकर हैच एंड स्लैक पाथवे है, मतलब ये पूरा मिलाकर C4 है, और आप लोग क्या पढ़ के आए हो कि ये C4 है और ये C3 है, जबकि मैंने शुरुआत में ही बोला था सम एडिशनल रिएक्शन प्लस केल्विन साइकिल इज C4 पाथवे, यही बोला था, सम एडिशनल रिएक्शन प्लस केल्विन साइकिल इज C4 पाथवे। सही है। अब बताइए खर्चे की, आपको नहीं लग रहा जब ये एडिशनल रिएक्शन 6 बार चलेगा तो 6 CO2 मिलेंगे, जब 6 बार चलाओगे तो 6 CO2 मिलेंगे और 6 केल्विन साइकिल से एक ग्लूकोज बन जाएगा। समझ रहे हो, मतलब सब कुछ 6 बार तब एक ग्लूकोज। खर्चा कितना हुआ, ये केल्विन साइकिल वही है, 12 NADPH और 18 ATP है ना, 12 NADPH। सर 6 बार में 6 NADPH खर्च हुए, 6 NADPH खर्च हुए, अरे लेकिन तो 6 NADPH प्रोड्यूस हुए तो हुए, 6 NADPH यूज हुए, 6 प्रोड्यूस हुए, नेट कैंसिल हो गया ये, तो कुल मिलाकर NADPH तो 12 ही है। 18 ATP यहां, ये भी तो 6 बार होगा, एक बार में 2 ATP तो 6 बार में 12 ATP, तो 12 ATP ये, 18 ATP केल्विन के हो गए 30। समझ रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि 6 CO2 फिक्सेशन के लिए NADPH 12 लगे और ATP लगे 30 फॉर 6 CO2 फिक्सेशन, या बोलो एक ग्लूकोज या फ्रक्टोज के प्रोडक्शन के लिए NADPH रेशो ATP, NADPH रेशो ATP है 12:30। लिख दूं डिस्क्रिप्शन क्या, आउट ऑफ दिस 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPHH plus and 18 ATP are used in Calvin cycle। यूज हुए 18 ATP या 12 NADPH इन केल्विन साइकिल, और ये जो 18 12 30 और एडिशनल जो 12 ATP खर्च हो रही हैं, एडिशनल 12 ATP जो खर्च हो रही हैं आर यूज्ड इन रीजनरेशन ऑफ PP के रीजनरेशन में यूज हो रही है। क्या ये क्लियर है? तो 6 CO2 के लिए हो गया, तो एक CO2 फिक्सेशन के लिए कितना खर्चा बैठा, NADPH रेशो ATP डिवाइड बाई 6 कर लो, NADPH रेशो ATP, तो 12 डिवाइड बाई 6, 30 डिवाइड बाई 6, 2:5। C3 प्लांट में 2:3 था, यहां 2:5 है, 2 ATP एक्स्ट्रा लग रही, हाँ 2 ATP पर CO2 लग रही ना PP के रीजनरेशन में। समझ में आ गई बात? चलो समझ में आ गई तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। यहां पर एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी ATP खर्च हुई इन रीजनरेशन? कितनी खर्च हुई? अच्छा तुम 12 बोल रहे तो गलत होगा, ये लोग क्या बोल रहे हैं, कितनी ATP? 18। अब पकड़ में आई बात। 12 ATP रीजन, इधर 12 ATP रीजनरेशन ऑफ PP। अब भूल गए क्या, केल्विन साइकिल में 18 ATP में से 12 ATP रिडक्शन में खर्च होती है और 6 ATP रीजनरेशन ऑफ RUBP में।
तो कितनी खर्च हुई रीजनरेशन में? 18। तो नीट में आ गया तो 12 टिक करके ना चले आना, 12 फॉर पीपी का रीजनरेशन, और 6 टीपी केल्विन साइकिल में भी रीजनरेशन में खर्च होती है फॉर आर यूबीपी रीजनरेशन। सही है? अच्छा, अब सुनिए कुछ लाइंस जो मुझे लिखानी है। C4 प्लांट्स जो है ना, ध्यान देना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी C4 प्लांट्स आर ट्वाइस एज एफिशिएंट एज C3 प्लांट। C4 plants are twice as efficient as C3 plants in terms of fixing carbon, या बोलो in terms of making sugar। ये एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन सुनो कहां से लेकर आया हूं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर से, लेकिन बात तो C4 और C3 की हो रही है, इसलिए लेकर आया हूं। C4 प्लांट डबल एफिशिएंट है C3 से। नीट में पता है क्या सवाल देंगे? CO2 फिक्सेशन के मामले में, शुगर बनाने के मामले में C4 रेशो C3 बताओ। C4 रेशो C3, C4 डबल एफिशिएंट है देन C3, तो 2:1 हो जाएगा। तो आड़े तिरछे कैसे भी सवाल हो, सब आना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट और दे शो ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। एनसीईआरटी लाइन है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास मतलब फूड ज्यादा बनाते। क्यों? आंसर है फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता? इसके दो वजह हैं, दो वजह है। पहला तो वो कि O2 इज नॉट रिलीज एट वर्किंग प्लेस ऑफ रुबिस्को, एक वजह हो गई। दूसरी वजह सुनो, आपको याद है रुबिस्को एक आलसी एंजाइम है, धीरे धीरे CO2 का फिक्सेशन कर रहा है, लेकिन पेप्केज फास्ट एंजाइम है। जितनी देर में ये 10 CO2 लेगा ना, पेप्केज तेजी से उतनी देर में 100 CO2 भेज देगा। करते रहा फिक्स। क्या मैं बोल रहा हूं? वो धीरे धीरे CO2 फिक्स कर रहा है, वो तेजी से पेप्केज CO2 भिजवाए जा रहा है। तो जितनी देर में 10 CO2 फिक्स कर रहा है, उतनी देर में 100 CO2 आ गए, तो रुबिस्को के पास तो CO2 ही ज्यादा रहेगा, तो फोटो रेस्पिरेशन तो कभी हो ही नहीं सकता। मेरे शब्दों में सुनो मैं क्या बोलता हूं, देयर विल ऑलवेज बी अ क्लाउड ऑफ CO2 अराउंड रुबिस्को। CO2 के बादल छाए रहेंगे रुबिस्को के आसपास। तू ले जितनी CO2 चाहिए, O2 की तरफ तुझे देखने का मौका भी नहीं मिलेगा, CO2 ही मिलेगी तुझे। समझ गए क्या मेरी बात? अच्छा, तो देखो फोटो रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता। पहला, O2 इज नॉट रिलीज एट वर्किंग प्लेस ऑफ रुबिस्को। दूसरा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज पम्प्ड अराउंड रुबिस्को फ्रॉम मेसोफिल सेल। तभी तो इसको मैंने CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म बोला था। समझ रहे हैं? यह है मामला। और सुनो, लॉजिक समझना है तो और सुनो, ये लाइन में लिखाऊंगा। हाँ, मामला यह है, यहां O2 होगा नहीं होगा इस सेल में? O2 होगा नहीं होगा? हाँ, O2 तो निकल ही नहीं रहा। O2 होगा नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो ये सेल मर नहीं जाएगा बिना रेस्पिरेशन के? O2 नहीं निकल रहा, ये वाला O2 आ रहा है, इसके रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन आ रहा है यहां से, लेकिन सेल वॉल इम्परमिएबल है, सेल वॉल से नहीं आएगा, प्लाज्मोडेस्माटा से आएगा। ऑक्सीजन आ रहा है यहां, लेकिन ऑक्सीजन तो डिफ्यूजन से आ रहा है, एंड डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। ऑक्सीजन उतना ही आ पा रहा है जितना इसको जिंदा रहने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, उतना ही O2 आ रहा है। क्योंकि डिफ्यूजन से ऑक्सीजन आ रहा है तो स्लो आ रहा है, तो ऑक्सीजन थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन CO2 की तो बाढ़ आई हुई है। रुबिस्को की ये आदत थोड़ी ना है कि एक O2 दिख जाए चलो ये छोड़ो फोटो रेस्पिरेशन करते हैं। नहीं, जब O2 ज्यादा होगा तब ना फोटो रेस्पिरेशन करेगा। यहां तो थोड़ा बहुत O2 आ रहा है, वो भी उसके रेस्पिरेशन के लिए, और CO2 तो तेजी से भरे जा रहे हो, तो रुबिस्को के पास कभी O2 ज्यादा होगा ही नहीं, हमेशा CO2 ज्यादा रहेगा, केल्विन साइकिल ही करेगा, फोटो रेस्पिरेशन कभी नहीं करेगा। समझ रहे हो भाई? इधर और सुनो मेरी बात, एक्चुअली ना इस क्लोरोप्लास्ट, और आप लोग नहीं पकड़ पाए, चलो थ्योरी लिखो, पकड़ पाओगे तो बता दो, डायग्राम देखते रहना और लिखते रहो। एक और चीज है जो आपने नहीं पकड़ी, बिल्कुल बेसिक आंखों के सामने हो,
अरे वो नहीं, हाँ ये सब बाद में, आगे मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो। C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट। लाइन लिखो, C4 प्लांट्स आर photosynthetically more efficient. C4 plants are photosynthetically more efficient. Are photosynthetically more efficient. Or they show greater productivity of biomass. Or they show greater productivity of biomass. They show greater productivity of biomass. As क्यों है प्रोडक्टिविटी, बायोमास मतलब फूड ज्यादा बनाते हैं। As they do not show photorespiration. As they do not show photorespiration. As they do not show photorespiration. Because photorespiration क्यों नहीं दिखाते, उसका रीजन यहीं पर लिख रहे हैं। As they do not show photorespiration because number one, O2 is not released. Photorespiration क्यों नहीं दिखाते, पहली वजह, O2 is not released at working place of Rubisco. O2 is not released at working place of Rubisco. O2 is not released at working place of Rubisco. दूसरा क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2. दूसरा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 is pumped around Rubisco. High concentration of CO2 is pumped around Rubisco from mesophyll cells. High concentration of CO2 is pumped around Rubisco from mesophyll cells. High concentration of CO2 is pumped around Rubisco from mesophyll cells. From mesophyll cells. पकड़ में आई, कोई बात नहीं आई। डायग्राम देखो, कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। केल्विन साइकिल, कुछ गड़बड़, हिंट भी दे दिया केल्विन साइकिल में कुछ, हाँ मेसोफिल से वो आया ना कंपाउंड के फॉर्म में, मैलिक एसिड के फॉर्म में आया। अब केल्विन साइकिल हिंट भी दे दिया, इसके बाद भी नहीं पकड़ में आ रहा है। नहीं, अरे जब NADPH बन ही नहीं रहा तो केल्विन कैसे चला रहे हो? केल्विन साइकिल के लिए NADPH और ATP दोनों चाहिए ना, तो ATP तो बना लिया इसने, NADPH तो बना ही नहीं रहा, केल्विन साइकिल कैसे चलाओगे? सारा जुगाड़ यही है, ध्यान से देखना। अरे इस क्लोरोप्लास्ट और उस क्लोरोप्लास्ट के बीच एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है। इस क्लोरोप्लास्ट का कहना है उससे कि तुझे जो कम पड़े मैं भेज रहा हूं, बस तेरा रुबिस्को फोटो रेस्पिरेशन नहीं करना चाहिए, केल्विन साइकिल करना चाहिए। CO2 नहीं पहुंच रहा तेरे तक, मैं भिजवा रहा हूं मैलिक एसिड के फॉर्म में। NADPH नहीं बना पा रहा, कोई बात नहीं, मैं अपने NADPH के 2 H इसके हाथ भेज रहा हूं, उसको यहां निकाल लेना और बना लेना NADPH और वो यूज करो। समझे क्या? तो जो कमी है वो ये पूरा करेगा। बात समझ में आ गई? इस तरह है ये फोटोरेस्पिरेशन। और सुनो एक बात और, C4 और कैम प्लांट में ना एक अंदर है। एक लाइन में C4 और कैम प्लांट हमारे सिलेबस में नहीं है, बस एक बार नीट में क्वेश्चन आ गया था, कैम प्लांट आर एडाप्टेड फॉर, आंसर गया था वाटर कंजर्वेशन, आउट ऑफ NCERT 2013 से 16 के बीच का क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी इस रिस्क को ना लेते हुए मैं एक लाइन में C4 और कैम को डिफरेंशिएट कर देता हूं। देखो उधर सुन लो, बाद में लिख फोटो खींच लेना। देखो ये लोग ना, ये जो प्रोसेस कर रहे हैं ना C4 प्लांट, यही कैम पाथवे भी है, बस एक छोटा सा अंतर है। ये लोग 2 बार CO2 फिक्स करते हैं, 2 अलग अलग सेल में, भारी बात कर रहा हूं, ये लोग 2 बार CO2 फिक्स करते हैं 2 अलग अलग सेल में। बोलू, दे सेपरेट 2 CO2 फिक्सेशन बाय स्पेस, दे सेपरेट 2 CO2 फिक्सेशन बाय स्पेस, मतलब 2 CO2 फिक्सेशन अलग अलग जगह पर करते हैं, अलग अलग सेल में करते हैं। पहली बार मीजोफिल सेल में, दूसरी बार बंडल सीड सेल में। कैम प्लांट ऐसे नहीं है, ये सारा कुछ कैम प्लांट एक ही सेल में करेगा, मीजोफिल उनके पास नहीं है ये सब।
क्रैंज एनाटॉमी, क्लोरोप्लास्ट, डाइमॉर्फिज्म कुछ नहीं है। उनके पास एक ही सेल है, मीजोफिल सेल, और ये सारा झमेला एक ही सेल में होगा। इतना हिस्सा रात में करेंगे, ये वाला हिस्सा दिन में करेंगे, बस इतना ही अंतर है। C4 और कैम में क्या अंतर है कि ये 2 बार CO2 फिक्सेशन अलग अलग सेल में करते हैं, वो लोग एक ही सेल मीजोफिल सेल में ही सब कुछ करेंगे, लेकिन इतना हिस्सा रात में और ये वाला हिस्सा दिन में। ये वाला हिस्सा रात में करना उनके लिए मजबूरी है, क्योंकि उनका स्टोमेटा रात में खुलता है पानी बचाने के लिए। अब स्टोमेटा रात में खुल रहा है तो ये पेप्केज वाला रिएक्शन तो रात में ही करना होगा ना, और ये वाला हिस्सा दिन में करना होगा, क्योंकि केल्विन साइकिल चलाने के लिए NADPH ATP भी तो चाहिए। तो कैम प्लांट क्या करते हैं, ये स्टोमेटा रात में खुलता है तो इतना हिस्सा रात में और ये वाला हिस्सा दिन में। एक लाइन में बोल रहा हूं, C4 plant separate 2 CO2 fixation by space and CAM plant separate 2 CO2 fixation by time। वो एक ही जगह पर 2 CO2 फिक्स करते हैं, लेकिन 2 अलग अलग समय पर, पहली बार रात में और दूसरी बार दिन में। क्लियर हुआ डिफरेंस? C4 कैम, पूरा ये C4 पाथवे ही कैम पाथवे है। यहां 2 अलग अलग सेल में हो रहा है, वहां एक ही सेल में होगा। ये वाला हिस्सा रात में, ये वाला हिस्सा दिन में। बात खत्म। क्लियर है मेरी बात? क्या बच्चे? हाई टेम्परेचर नहीं, उसके लिए जुगाड़ है, कैल्शियम कोलमोडुलिन कॉम्प्लेक्स होता है, वो काम करवाता है, लेकिन हाँ एफिशिएंसी कम रहेगी। तो C4 पाथवे हो गया। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल। छोटा सा मॉड्यूल लेकर आओगे तो मैं साइकिल बना के दिखा दूंगा। मॉड्यूल एनसीईआरटी में साइकिल नहीं है, इसलिए उस डायग्राम को बनाकर मैं 4-5 पॉइंट उठाकर आपको दे दूंगा कि इनको याद कर लो, साइकिल याद करने की जरूरत नहीं है। और फिर फैक्टर्स पढ़ेंगे, और बस नेक्स्ट क्लास के बाद ये चैप्टर क्लोज करके रेस्पिरेशन चलेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कल एक साइकिल दी थी चलाने को, नई ब्रांडेड, आज फिर एक साइकिल दे दी है, आज गियर वाली है। कल एक और साइकिल दूंगा, रोज एक नई नई साइकिल चलाओ।